तो चलिए बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इन सभी के लिए हिंदी के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट। चलिए, उदक का अर्थ है, उदक पर्यायवाची किसका है? उदक शब्द का पर्यायवाची हम सामान्य तौर पर सीधा सीधा काटने पे जाएंगे तब हमें कई सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अग्नि, अनल, पावक, दहक, इसका अर्थ नहीं बनता है। वायु, अनल, ठीक है, समीर, ये अर्थ भी नहीं है। प्रकाश, जानवी, ये भी नहीं है। सीधा सीधा अर्थ बनता है आपके पास जल, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास ए। दल शब्द का अर्थ है, दल शब्द का अर्थ अर्थात दल जो है पर्यायवाची शब्द है। सेना का अर्थ दल होता है, पत्ते का अर्थ दल होता है, लेकिन स्थान का अर्थ दल नहीं होता है, ठौर होता है, स्थान ठिकाना होता है। ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा, सेना इसमें सही है। तप्त जो है उसका पर्यायवाची दल नहीं होता, शुभ का भी नहीं होता। तीसरा, सेना, सेना का अर्थ दल होता है, पक्ष का अर्थ दल होता है, पत्ते का अर्थ दल होता है। तीनों विकल्प हमारे पास सही है। हमारा आंसर सी रहेगा। चौथा आंसर भी देख लीजिए, पारा, परिशक्ति, ये किसी प्रकार का दल का पर्यायवाची नहीं है और सूर्य भी नहीं है। इसके लिए हमारा आंसर रहेगा सी। तीसरा, सारंग शब्द का अर्थ है। सारंग शब्द के कई सारे अर्थ बनते हैं, सर्वाधिक पर्यायवाची इस शब्द के बनते देखने को मिलते हैं। बिजली के लिए, मोर के लिए, सर्प के लिए, सभी के लिए सारंग शब्द अप्लाई होता है। इसका मतलब हमारे लिए ए ऑप्शन के अंदर तीनों आंसर सही है। राग शब्द के लिए भी सारंग आता है, बादल शब्द के लिए भी सारंग आता है, हरिण शब्द के लिए भी सारंग आता है। तो ये विकल्प भी सही है। चलिए देखते हैं आगे। पानी शब्द के लिए सारंग का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। चातक शब्द के लिए सारंग का प्रयोग देखने को मिलता है। सिंह शब्द के लिए सारंग का प्रयोग देखने को मिलता है। अर्थात ये भी विकल्प हमारे पास सही है। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, तो हमारे पास चौथा विकल्प ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, किस वाक्य में क्रिया भाववाची है? भाववाची तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। हम इसको टॉपिक में जब देखेंगे तब बताएंगे, अभी मैं फिलहाल प्रश्न हल करवा रहा हूँ। घोड़ा हिन हिनाता है, यहाँ पर वाक्य के अंदर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कौन सा वाच्य देखा जा सकता है? प्रश्न हमें भाववाच्य का वाक्य आइडेंटिफाई करने को पूछ रहा है। हम सभी वाक्यों को अलग अलग सेपरेट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। पहला वाक्य है घोड़ा हिन हिनाता है। जब आपके पास ने कारक देखने को मिलता है और कर्म भी मौजूद होता है तब वह वाक्य कर्तृवाच्य में शामिल नहीं हो सकता है, वह वाक्य कर्मवाच्य में शामिल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास ये वाक्य जिसमें न दिखता है ये आपके पास कर्मवाच्य में शामिल होता है, ठीक है। दूसरा, आपके पास घोड़ा हिन हिनाता है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है आपके पास, लेकिन सामान्य तौर पर ये देखने को मिलता है कि न नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य में शामिल होता है। तो ये आपके पास कर्तृवाच्य में शामिल है, ठीक है। अगला वाक्य, यह काम तुमसे ही संभव है, यह काम तुमसे ही संभव है। यहाँ पर वाक्य जो है कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य। परंतु ये वाक्य जो है जहाँ शक्यता का भाव आता है वह भाववाच्य में आता है, अर्थात यहाँ पर उससे फूल नहीं खाए जाते, उससे फल नहीं खाए जाते, यह शक्यता का भाव है, इसलिए आपके पास है भाववाच्य। तो हमारे पास आंसर ये रहेगा बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य का उदाहरण, कर्तृवाच्य के अंदर क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी जस्ट इसमें बताया, कर्तृवाच्य के अंदर वाक्य के अंदर यदि ने कर्ता कारक आता है तो उसको कर्तृवाच्य में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि न वाला वाक्य तो नहीं है। यदि नए वाला वाक्य नहीं है, यहाँ पर हमें तीनों वाक्य के अंदर किसी प्रकार का नए वाला नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें काटने की कोई संभावना नहीं है। राम द्वारा रावण का वध किया गया, यह कर्मवाच्य है। ये सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा आता है प्रयोग में वाक्य, ठीक है। मुझसे अब खेला नहीं जाता है, शक्यता का भाव है, यहाँ पर ये भाववाच्य है, ठीक है ना। तो हमारे पास अंतिम वाक्य बचा, गाय पानी पीती है। यहाँ पर गाय कर्ता के रूप में काम कर रही है, लेकिन कर्ता कारक नहीं है, इसलिए कर्तृवाच्य में शामिल होगा, अर्थात ये कर्तृवाच्य है। आंसर होगा इसका ए, ठीक है। ये 5 प्रश्नों का। चलिए प्रश्न छठा लेते हैं। पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पावक शब्द संधि विच्छेद कर सकते हैं। पावक शब्द यण संधि आयादी संधि का शब्द है। पावक शब्द का संधि विच्छेद है। पौ प्लस
अक बराबर इसकी औ की मात्रा और इसकी अ की मात्रा आव का उच्चारण देती है, इसलिए यहाँ पर पा व क शब्द बनता है। प्रत्यय कौन सा हो गया? अक प्रत्यय। आंसर कौन सा सही है? ए। हमारा आंसर ए सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंत में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? टुकड़े करके देख सकते हैं। कलंक शब्द के अंदर कलंक प्लस इत प्रत्यय, बिल्कुल सही है। इत प्रत्यय का शब्द हुआ है प्रयोग। आनंद प्लस इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इंसान, ठीक है, इंसान प्लस ईयत शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पुष्प प्लस इत प्रत्यय प्रयोग हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट होगा सी। यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में तन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तन, ध्यान दीजिए, कुछ शब्द अपने आप में मूल है। वेतन, पुरातन, रतन और पतन। ना तो पतन शब्द में, ना रतन शब्द में, ना वेतन शब्द में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय देखने को मिलता है। पुरातन शब्द जो है वो पूरा प्लस तन से बना है, तन प्रत्यय है, इसलिए हमारा आंसर राइट होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नम्मा प्रत्यय के योग से बना शब्द है। प्रत्यय जो पीछे जुड़ के बनते हैं वो सुगंध शब्द, सु प्लस गंध है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। दूसरा, अप प्लस मान, यहाँ पर भी आपके पास उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। माली, ठीक है ना, माली के अंदर इन प्रत्यय लगता है तो यह शब्द छोटा हो जाता है और बन जाता है मालिन। यहाँ पर इन प्रत्यय लगा है, इसका मतलब प्रत्यय यहाँ लगा है। अंतिम शब्द भी देख लेते हैं। अनु प्लस कूल, यहाँ पर आपके पास उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, अगला, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार हमें पता है ये इस चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? आप कई शब्द लीजिए, जैसे कंचन शब्द प्रयोग करते हैं आप, ठीक है ना, तो आप इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं तो इसका उच्चारण यहाँ पे आता है, ठीक है ना। लेकिन क शब्द अपने आप में किस प्रकार का निर्माण है? क शब्द अपने, क वर्ण अपने आप में पूर्ण रूप से क प्लस अ होता है, ये क बनता है। इसका मतलब अनुस्वार का जो प्रयोग हुआ है वह क के बाद नहीं हुआ है, वह स्वर के बाद हुआ है। क प्लस अ के बाद न का उच्चारण होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ हो रहा है? स्वर के बाद। तो यहाँ पर स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकती है। उच्चारित अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आके ही शब्द की पूर्णता प्रदान कर सकता है, नहीं तो उसका स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ आती है, साथ नहीं आती है, स्वर के बाद आती है, तो ये विकल्प गलत। और व्यंजन के बाद आने वाली, मैंने पहले ही बताया, क के बाद उच्चारण नहीं होता है, अ के बाद उच्चारण होता है, अर्थात ये विकल्प भी गलत है। हमारा विकल्प सही होगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक की ध्वनियाँ कहलाती है। शब्द निर्माण के अंदर ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 11वां, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर, स्वरों की संख्या नहीं पूछी है, मूल स्वरों की संख्या पूछी है। मूल स्वरों की संख्या हमारे पास है 4, अ, ई, उ और री। शेष सारे स्वर इन्हीं से बने हैं, अतः मूल स्वरों की संख्या कितनी कही जाएगी? 4। ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है कहलाते हैं, अर्थात मुख विवर्ग के अंदर उच्चारण के दौरान किसी प्रकार के व्याघात नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं। व्यंजनों के अंदर ऐसा होता है, लेकिन स्वरों के अंदर ऐसा नहीं होता। स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं उत्पन्न, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन तो अपने आप में वैसे ही स्पर्शी होते हैं, सारे के सारे लगभग स्पर्शी ही है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है स्पर्शी हमारे मुख विवर के अंदर, हमारे वोकल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं टच होकर उनका प्रोडक्शन होता है व्यंजन का, लेकिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उपेक्षा शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर होगा ही उपेक्षा शब्द का सही विलोम शब्द है उपेक्षा। ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी विलोम शब्द के दौरान यदि तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम ही होगा, तद्भव का तद्भव ही होगा। उससे मिलते जुलते अर्थ वालों को विलोम यदि मौजूद नहीं है
तो ही हम तत्सम का तद्भव मान सकते हैं। यदि तत्सम का विलोम शब्द तत्सम उपलब्ध है तो हम उसके सही समानार्थी तद्भव को नहीं चुनेंगे। अर्थात यहाँ पर उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द अपेक्षा होगा, ठीक है ना। अपमान, हालांकि यहाँ पर बाकी तीनों शब्द इससे मिलते जुलते ही नहीं हैं, भले ही वो अलग रूप में ही क्यों न पाए गए हो। सम्मान का अपमान, तिरस्कार का पुरस्कार, ये सारे के सारे जो है इनसे अलग है। आंसर कौन सा सही रहेगा? बी। अथ शब्द, अथ शब्द हम कई बार है ना धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू करते हैं तो वहाँ पर ऊपर लिखा जाता है अथ, अर्थात तो प्रारंभ कर रहे हैं। तो अथ का मतलब प्रारंभ होता है और उसी रूप में इसका विलोम शब्द तत्सम स्वरूप में शब्द है, इसलिए इसका विलोम शब्द होगा इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, इति का मतलब समाप्त करना या अंत करना। यह अंत शब्द दिया हुआ है लेकिन यह शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है ना। अतः यहाँ पर अंत शब्द इसके रूप में चुना नहीं जाएगा, यहाँ पर इति चुना जाएगा। आंसर कौन सा सही रहेगा? इति। अगला, विलोम शब्द का सही युग्म है आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण बिल्कुल सही है, ईमानदार का बेईमान बिल्कुल सही है, अमल का विमल नहीं होता है। अमल शब्द जो है मल शब्द के अंदर अ लगने से बना है और यहाँ पर अ लगने से इसका मतलब ही होता है निष्पाप और इसका अर्थ भी वही बनता है, इसलिए ये विकल्प नहीं से गलत है। और कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला और कृतज्ञ का मतलब उपकार नहीं मानने वाला। तो आंसर कौन सा सही है? बी, अर्थात ये युग्म शब्द सही नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द 4 देखिए ऑप्शन, आत्मजा, मही, अपगा और अचल। आत्मजा, आत्मजा शब्द का अर्थ तो होता है पुत्री, तो पृथ्वी का तो अर्थ है नहीं। मही का अर्थ पृथ्वी जरूर होता है, ठीक है ना। तीसरा अपगा, अपगा का अर्थ होता है नदी और अचल का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी वाला, ठीक है ना, मही। अभावों से ग्रस्त शब्द का सही पद है निर्धन, कंगाल, दरिद्र और दीन। ध्यान रखिए मिलते जुलते सारे शब्द है लेकिन यहाँ पर शब्द दिया हुआ है अभावों से ग्रस्त। अभावों से ग्रस्त का मतलब कमी होना, ना कि बिल्कुल गरीब होना। तो यहाँ पर दरिद्र शब्द इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। दरिद्र अपने आप में पूर्णता ना होने का भाव होता है, ठीक है ना। निर्धन, जिसके पास धन ना हो वो निर्धन है। अभाव सुविधाओं के संदर्भ में होता है, सुविधाओं के संदर्भ में जो व्यक्ति के पास पहले से सुविधा थी उनमें कमी आना, वो शब्द कंगाल के लिए अप्लाई होता है, अभाव के लिए। और दीन का मतलब कई सारे अर्थों में लिया जाता है, इसलिए इसको अभाव से संदर्भ में नहीं देखा जाएगा, तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा सही रहेगा? बी। आंख का पर्यायवाची है सहकार। सहकार शब्द के कई सारे अर्थ है, कूट शब्द के कई सारे अर्थ है, पिक के कई सारे, द्रग का आपके पास आंख है, तो सहकार का अर्थ क्या बनता है? कूटज का, कूटज तो एक प्रकार का वृक्ष है, कूटज एक प्रकार का पक्षी भी है, पिक आपके कोयल है और सहकार शब्द का मतलब होता है मजबूत, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर ना तो ये शब्द सही, ना ये शब्द सही, ना ये शब्द सही। द्रग का अर्थ लोचन, नेत्र, आँख, आपका आंसर डी सही रहेगा, ठीक है। ये 20 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आगे। 19वां प्रश्न, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण ध्यान से पढ़िए। मरीचि शब्द, रश्मि शब्द, दीप्ति शब्द तीनों किरण शब्द के पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर नहीं है। पुष्कर शब्द का अर्थ तो होता है तालाब, तो आंसर कौन सा सही रहेगा? डी। दानव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दानव का शब्द का धनुज होता है, दमुल होता है, रजनीचर होता है, किंकर नहीं है। क्यों? क्योंकि किंकर आपके पास, किंकर शब्द का अर्थ तो होता है दास, सेवक, चाकर, ये कई सारे अर्थ होते हैं, तो ये आपके पास जो आंसर है वो सही है। दानव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह, देखिए समास विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द वही रहना चाहिए, हम शब्दों के अंदर हेरफेर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आएगा। पहली बात तो रेल शब्द क्या होता है? रेल शब्द का मतलब होता है लोहे के 2 बड़ी बड़ी एंगल रेल, उनके ऊपर चलने वाली गाड़ी। घर में काम लेने के दौरान हम रेलिंग बोलते हैं, रेलिंग वही रेल के लोहे के सरिये होते हैं, ठीक है ना। तो रेल के ऊपर चलने वाली, लोहे के एंगल के ऊपर चलने वाली गाड़ी रेल गाड़ी होती है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, लोह पथ, रेल का पथ, ठीक है ना। तो रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं हो सकता, रेल और गाड़ी नहीं हो सकता। पटरी पर चलने वाली, दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन पटरी शब्द और रेल शब्द, यहाँ पर मूल शब्द रेल प्रयोग किया गया है, इसलिए हम उपयोग में लेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगर ये विकल्प नहीं हो तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी का विकल्प सही माना जा सकता है, ठीक है। कर्मधारय समास में होता है। देखिए कर्मधारय समास के अंदर
विशेषण विशेष से संबंध होता है, उपमेय उपमान का होता है, ठीक है ना। उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, पूर्व पद हमेशा विशेषण के तौर पे काम आता है, ठीक है ना। तो सामान्य तौर पर उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। विशेष से विशेषण संबंध देखने को मिलेगा। उपमेय उपमान होता है तो कर्मधारय होता है, कर्म का अर्थ होता है गुण, तो गुण धारण करने वाला शब्द होता है और साथ साथ में विशेषण शब्द भी होता है। तो ये सारे के सारे सही माने जाएंगे। ऑप्शन आपके पास डी सही रहेगा। नरेश शब्द का समास विग्रह है। नरेश शब्द का नरों से या नरों का या नरों में या नरों द्वारा, यहाँ पर ध्यान रखें नरों का ईश जो होता है वो नरेश कहलाता है। नरों का ईश, ये आपके पास बी ऑप्शन सही रहेगा। गलत संधि है, ठीक है ना। संधि के अंदर कौन सा नियम यहाँ पर गलत लग रहा है, और संधि तो हो रखी है लेकिन गलत नियम के माध्यम से हो रखी है। सत्य प्लस धर्म, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संधि संभव ही नहीं है, क्योंकि ये ना तो अब ये हलंत युक्त नहीं है, इसलिए ये तो पूर्णतः पहले से ही गलत हो गया। सत प्लस नारी, ये घोष संधि हो रही है। महा प्लस उदय, ये आपके पास गुण संधि हो रही है। यहाँ पर भी आपके पास वर्षा प्लस ऋतु अर बन रहा है, यह भी आपके पास स्वर संधि के अंदर शामिल है, अर्थात आपके पास पहला ऑप्शन ए गलत है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, ध्यान से देखिए। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस जन होता है। द शब्द कई बार कंफ्यूज करता है, जो कि सरासर गलत है। और ये जो है आपके पास इसका द्वित्व बनता है व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार। तो सत्य प्लस जन विकल्प कहाँ पर है? सी, हमारा विकल्प सी सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सही संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 26। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? चिन्ह प्लस में, जगत प्लस नाथ, वी प्लस शय विषय। शब्द सही है लेकिन शब्द के संधि विच्छेद गलत है। पहला लेते हैं चिन्ह प्लस में, शब्द गलत है। चित्त प्लस मय होता है, चिन्मय होता है, यहाँ पंचम वर्ण होता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसका सही संधि विच्छेद चिन्मय होता है, ठीक है ना, चिन्मय। दूसरा होता है जगत प्लस नाथ, ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। जगत प्लस नाथ, यहाँ पर द्वित्व हो रहा है न का, व्यंजन संधि है जगन्नाथ, ठीक है। तीसरा आता है विषय, गलत है, ये व्यंजन संधि है। वी प्लस से, स के सामने स के अलावा, अ के अलावा, अ या के अलावा और कोई मात्रा होने पर यह अपने आप में मूर्धन्य श बन जाता है, विषय बन जाता है। और संजय, यहाँ पर आपके पास ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम प्लस जय होता है और ढंग से देखा जाए तो संजय शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये भी गलत था, इसका मतलब ये भी गलत था, इसका मतलब ये भी गलत था, केवल ये सही था। आंसर बी सही है, ठीक है। फिर कहता है किस पद में संधि विच्छेद व समास दोनों है? दिन रात, पंचवटी, चंद्रमुखी और रामानुज। दिन और रात होता है, दिन रात में किसी प्रकार का संधि विच्छेद देखने को मिले या संधि हो रही है तो हमारे यहाँ पर कुछ न कुछ अंतर होता है, कुछ न कुछ विभिन्नता या परिवर्तन देखने को मिलता है, जो नहीं है, यह केवल समास है। पंचवटी, पंचवटी में भी हमारे पास यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ण या व्यंजन का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। चंद्रमुखी में भी किसी प्रकार का नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन रामानुज में राम प्लस अनुज शब्द जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण बन रहा है, रामानुज, ठीक है ना। अ और ये बनकर आ बन रहा है और यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और राम का अनुज अर्थात रामानुज, ये शब्द समास विग्रह भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए आंसर कौन सा सही रहेगा इसका? डी। तीसरा होता है व्यंजन संधि का उदाहरण है रामावतार, उज्ज्वल, ये शब्द गलत है, यहाँ पर हमारे पास ज अधूरा रहेगा। रामावतार, उज्ज्वल, प्रोज्वल और निरोग। ढंग से देखा जाए रामावतार हमने अभी जस्ट ऊपर देखा है, राम प्लस अवतार, यहाँ पर यह अ प्लस अ बराबर आ बन रहा है, यह दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये हमारे पास व्यंजन संधि का उदाहरण है और यहाँ पर व्यंजन संधि का पूछा गया है, तो ये तो हमारे पास सही है। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल, तो यहाँ पर भी हमारे पास अ प्लस उ बराबर हमारे पास बनता है ओ, और ये है हमारे पास गुण संधि जो कि स्वर संधि का है, तो ये भी हमारे पास व्यंजन संधि में नहीं है, ये भी व्यंजन संधि में नहीं है। और निरोग, ठीक है ना, ये हमारे पास विसर्ग संधि का उदाहरण है, निहि प्लस रोग, विसर्ग के बाद यदि र होता है तो आगे वाली ई की मात्रा बड़ी हो जाती है, निरोग, तो ये भी हमारे पास व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, केवल मात्र एक उदाहरण है। आंसर बी सही रहेगा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कौन सा शब्द सही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी का पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर नाम फल, अब फल का कौन सा पर्टिकुलर फल, ये नाम नहीं है, तो ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है, एक वर्ग का बोध कराती है। आलस्य भाववाचक संज्ञा है। देश जातिवाचक, कौन सा देश, कौन सा वाला शब्द जिसके लिए अप्लाई होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। राकेश अपने आप में एक पर्टिकुलर शो होता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके पास अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और आप, और अन्य पुरुष वह वे जो कोई भी तीसरा थर्ड पर्सन जिसे बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। उपयुक्त सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तेते पाव पसारिये जेती लंबी सौर में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम है कौन सा, पहली बात तो ये देखें, तेते और जेती। तेते का मतलब होता है वहाँ और जेती का मतलब होता है जहाँ, ठीक है ना। तेते पाव पसारिये, सॉरी तेते पाव पसारिये जेती लंबी सौर, इसमें संबंध तय हो रहा है। वहाँ उतने पाव पसारिये जितनी लंबी आपके पास सदर है, जितनी और उतने का संबंध हमेशा रहता है, तो जितना और उतना संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक तो है ही नहीं, प्रश्नवाचक है ही नहीं, तो यहाँ पर जितना और उतना का संबंध संबंधवाचक के अंदर है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। भवन और भुवन, देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। भवन और भुवन शब्द का अर्थ है, भवन का अर्थ घर और जगत, भवन का अर्थ मकान और संसार, भवन का अर्थ घर और सुंदर वन और सभी। देखिए सभी तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो यही कट गया, सुंदर वन के क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, भवन का अर्थ घर है या भवन का अर्थ मकान है। भवन का अर्थ घर नहीं हो सकता, भवन का अर्थ मकान हो सकता है, ठीक है ना। घर अपने आप में एक नियत अर्थ रखता है, मकान का मतलब एक बिल्डिंग, भवन का मतलब स्ट्रक्चर, प्रासाद के संदर्भ में मकान आ सकता है, इसलिए भवन के संदर्भ में ये आता है। और भुवन जगत के संदर्भ में नहीं आता, भुवन केवल भुवन जगत अर्थात संसार के संदर्भ में आता है, जगत में संपूर्ण शामिल होता है, इसलिए केवल इसका अर्थ केवल मकान और संसार बनेगा। आंसर बी सही रहेगा। फिर आता है तरल और धन से संबंधित अर्थ कौन सा है? तरल का अर्थ होता है द्रव्य, और धन का अर्थ होता है, तरल का अर्थ होता है द्रव और धन का अर्थ होता है द्रव्य शब्द। तो द्रव्य और एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है धन, ठीक है ना। द्रव, तरल, द्रव्य, धन, इसका मतलब इसका रिलेशन द्रव और द्रव्य से आएगा। द्रव और द्रव्य पहले ऑप्शन में हमारे पास मिल जाता है, दूसरे में उल्टा रिलेशन है तो ये नहीं होगा, तीसरे में बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, चौथे में आपके पास धन और दौलत आ गया, दोनों एक ही सिनोनिम्स है, इसलिए आपके पास पहला ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारे पास विदेशी उपसर्ग कौन से हैं? विदेशी उपसर्ग का अर्थ है कि वो उपसर्ग जो हमारे पास उर्दू, फारसी, पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश इन भाषाओं से आए हुए हैं, ना कि तत्सम और तत्सम से आए हुए हैं। नी प्लस धन पहला शब्द आपके पास आ रहा है, ये तत्समनिष्ठ है, इसलिए ये हमारे पास विदेशी उपसर्ग नहीं है। दूसरा तिरस शब्द उपसर्ग के रूप में बनता है, हमारे पास ये भी उपसर्ग विदेशी नहीं है। बे शब्द जो है वो फारसी भाषा से आया हुआ है, इसलिए ये उपसर्ग विदेशी है। आमरण जो है हमारे पास जो है वो विदेशी भाषा से नहीं आया है, तत्समनिष्ठ है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग नहीं है? दो से कम दो उपसर्ग है अगर, तो वो हमारे पास जो है इसमें शामिल नहीं है। व्याकरण, पहला देखिए वी प्लस आ प्लस करण, यहाँ दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें तो है दुर्व्यवहार, ठीक है ना। दुर प्लस व्यवहार, ये हमारे पास एक उपसर्ग है। समन्वय, सम प्लस अनु प्लस अय, ये हमारे पास दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण, परि प्लस आ प्लस वर्ण, ये दो उपसर्ग है, तो इसका मतलब हम तीनों के अंदर पहला, दूसरा और चौथे के अंदर हमारे पास दो दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं, समन्वय में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? सी। अ उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? औ प्लस घट, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग है। औ प्लस सर उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। औ प्लस रथ, किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। औ प्लस गुण में भी उपसर्ग है, आंसर कौन सा सही रहेगा? सी, औ रथ। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का सही विकल्प है। देखिए ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर जो है वो आपके पास सही रूप से उपसर्ग नहीं चुनने पर सारे गलत हो जाएंगे। अनु प्लस उपस्थित, यह हमारे पास मेल ही नहीं खाता है, ठीक है ना। अन प्लस उपस्थित, यहाँ पर आपके पास जो है यू की मात्रा उसमें जुड़ जाती है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास गलत है। और अनु प्लस उपस्थित तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? बी।
साधारण वाक्य होता है। एक साधारण वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? डी। ठीक है ना। जैसे एक वाक्य है राम किताब पढ़ता है, ठीक है ना, तो राम आपके पास एक उद्देश्य है और ये आपके पास विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है, साधारण वाक्य की ये विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी सही। ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य छाटिए। ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य अर्थात यहाँ पर पद क्रम या तो सही नहीं हो सकता है या शब्दों का अन्वय सही नहीं है, वो देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर शब्दों का अन्वय भी सही है और व्याकरणिक तौर पर किसी प्रकार का शब्द भी गलत प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, बिल्कुल सही है, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया गया है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो व्यक्ति का चश्मे से क्या लेन देना? तुम्हारे चश्मे से, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अधिक अच्छा है, तो ये सही होता। यहाँ पर जो है पद अन्वय में कमी देखने को मिली है, पद लुप्त है, तो पद लुप्त की कमी है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वाक्य गलत है। तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है आपके पास गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं 40वां। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि अर्थात यहाँ पर जो है क्रिया एक वचन बहुवचन के रूप में कोई गलतियाँ होती दिखा रही है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुए, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, हिमालय पर्वतों का राजा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। देखिए नीचे से देखते हैं, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। प्राण जो है वो बहुवचन रूप में प्रयोग होता है, इसलिए सही प्रयोग हो रखा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, का राजा नहीं के राजा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये मेरे ही हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर भी मेरे शब्द के साथ बिल्कुल सही है। दिल्ली में 4 गिरफ्तार नहीं, 4 गिरफ्तारियाँ हुई है। ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत है, आंसर ए आपके पास अशुद्ध है। जिस शब्द जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, शब्द ही गलत है अपने आप में। लावण्यता, ये शब्द गलत है। लावण्य शब्द होता है, लावण्यता कभी कोई शब्द नहीं होता है। तो अशुद्धि के मामले में पहले बार में गलत हो गया, ऑप्शन आपके पास ये आएगा। हतोत्साह गलत नहीं है, संपन्न गलत नहीं है, संयत शब्द गलत नहीं है। और किस वाक्य में विशेषण? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। ठीक है ना। और विशेषता बताने वाला शब्द यदि आगे प्रयोग हो रखा है तो पीछे वाले की विशेषता आगे वाला शब्द बता रहा है। ठीक है ना। विशेष्य विशेषण अर्थ जो होता है, या विशेषण विशेष्य। और को मत बनाओ, औरों को मत बनाओ, पाप और पुण्य, ये संयोजक है आपके पास। ये अन्य की बात कर रहा है, ये संयोजन का काम कर रहा है। यहाँ पर जरा और समझाओ, कैसा और समझाओ, जराओ, यहाँ विशेष्य और विशेषण का संबंध बन रहा है। इसका मतलब और विशेषण के रोल में यहाँ पर काम कर रहा है। आंसर डी। अशुद्ध वाक्य बताया। पुस्तक मेज़ पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। बिल्कुल सही है, पुस्तक मेज़ पर रखी है, बिल्कुल सही है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये गलत है हमारे पास, आंसर बी रहेगा। फिर भी सी देखते हैं, यह मेरे सपनों का घर है, का घर बिल्कुल सही है। कानपुर भारत की राजधानी है, बिल्कुल सही है। वाक्य अन्वय भी सही है, तो आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? लड़का भूख से। कर्मधारय समास का मतलब विशेष्य विशेषण संबंध, उपमेय उपमान संबंध। पहले वो शब्द देखिए जहाँ पर विशेष्य विशेषण संबंध आ सकता है। ठीक है ना। अपना माल, देखिए उठो, दिया और बाती, यहाँ पर ये आ सकता है। दिया बाती, यहाँ पर तो आपके पास जो है वो एक प्रकार से समास तो है, लेकिन कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर आपके पास द्वंद्व समास है दिया और बाती के अंदर। ठीक है ना। एक दूसरे के पूरक है। विवाह संबंध में ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ये भी द्वंद्व समास है। तुम्हें अपना भला बुरा, ये भी द्वंद्व समास है। अध मरा आधा है, जो मरा, विशेष्य विशेषण संबंध आ रहा है, कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है। ये आपके पास 44 प्रश्न। प्रश्न नंबर 45वां। प्रत्ययांत शब्द नहीं है। प्रत्ययांत का मतलब जो प्रत्यय से अंत हुआ हुआ नहीं है। ध्यान से देखिए, चमड़ा, ठीक है ना, इसके अंदर चमड़े के अंदर प्रत्यय है, ड़ा प्रत्यय आता है। ठीक है ना। चर्म से पौर्वार्त्य त्य प्रत्यय आता है, प्रासंग प्लस इक प्रासंगिक आता है, अत्य प्लस अधिक, अति प्लस अधिक शब्द है, अति प्लस अधिक शब्द है। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग लिया गया है, ना कि प्रत्यय का। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? डी।
प्रत्यय के योग से बना शब्द है। प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना है? ध्यान से देखिए, महान में किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं है, अनार में किसी प्रकार का नहीं है, विनय प्लस अ होता है, यहाँ पर संधि हो रही है। विनम्रता शब्द के अंदर ता प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? ता। इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है। किस पद में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य का मतलब होता है हमारी जीवा का भाग, आगे वाला भाग मूर्धा को टच करता है। च जो है आपके पास जो है तालव्य है, तालु को टच करता है। ख कंठ है, प ओष्ठ है, और ट जो है वो मूर्धा टच करती है, मूर्धा को टच करती है हमारी जीभ, ये है। तो आंसर कौन सा रहेगा? डी। अनुनासिक शब्द का मतलब होता है अनु प्लस नासिक। नासिक का मतलब नाक और अनु का मतलब होता है मुंह। तो मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाला अनुनासिक कहलाता है। आंसर रहेगा सी। फिर आता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण का मतलब क्या होता है? दांत नहीं, दंत्य वर्ण का मतलब होता है जीवा का अग्रभाग ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करता है, उसे दंत्य कहते हैं। ठीक है। तो सामान्य तौर पर दंत्य वर्ण का अर्थ है हमारे पास जीवा का अग्रभाग जो है ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करता है, और वो होता है आपके पास त थ द ध न। बी ऑप्शन सही रहेगा। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होता है? ये तो केवल प्रभाव है। अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रभाव है, बंजर। ठीक है ना। और अतिवृष्टि का, यह अनावृष्टि का प्रभाव है, यह अतिवृष्टि का सिनोनिम्स है। विलोम शब्द पूछा है। शुष्कता इसका अनावृष्टि का प्रभाव है। तो शुद्ध शब्द है अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आंसर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है। ये आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगला आपका प्रश्न पेपर होगा वो होगा इंग्लिश के 50 प्रश्नों का आपका एक पेपर सेट। ठीक है।